कंप्लीट जीएस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे थे और गुप्तोत्तर काल के पार्ट 1 और 2 देख लिए थे और ये पार्ट 3 है। और जैसा कि हमने पार्ट 2 में राजपूत राज पढ़े थे गुप्तोत्तर काल में, जो कि प्रसिद्ध थे उत्तर भारत में, जिनमें थे गुर्जर प्रतिहार वंश, गहरवाल वंश, चौहान वंश। तो आज हम उसी के आगे जो बचे हुए कुछ वंश हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है बुंदेलखंड के चंदेल। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि चंदेलों की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। और इस वंश का जो यशस्वी शासक था उसका नाम यशोवर्मन था। और यशोवर्मन ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया था। यशोवर्मन का एक पुत्र था धंग, जिसका राज्यकाल 950 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक था। इसे चंदेल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। और धंग ने ही खजुराहो के भव्य मंदिर, जिसमें केंद्रीय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर आदि का निर्माण करवाया था। जो अगला वंश होगा यह था मालवा के परमार। परमार राजवंश का जो प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक था उसका नाम सियक या फिर श्रीहर्ष भी कहा जाता था। ये था। प्रारंभ में परमारों की राजधानी उज्जैन थी, लेकिन बाद में धारा बन गई। और भोज इस वंश का एक सर्वाधिक लोकप्रिय शासक था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसे मिहिर भोज से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि जो मिहिर भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे और ये सिर्फ भोज है। तो इनका शासनकाल 1000 से 1055 ईस्वी तक था और इस वंश के सर्वाधिक लोकप्रिय शासक थे। और इनकी गणना भारत के महानतम विद्वानों में की जाती है। और भोज अपनी विद्वता के कारण इन्हें कविराज भी कहा जाता है। भोज ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें कि चिकित्सा शास्त्र पर इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसे आयुर्वेद सर्वस्व, तथा स्थापत्य शास्त्र यानी आर्किटेक्चर पर जो ग्रंथ लिखा उसको समारांगण सूत्रधार कहा जाता है। नेक्स्ट वंश है गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था मूलराज प्रथम। उसने अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था भीम प्रथम, जिसका शासनकाल 1022 से 1064 ईस्वी तक था। इसी के शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था और लूट के गया था मंदिर को पूरा। और भीमप्रतन के एक सेना नायक थे जिनका नाम बिमल शाह था। इन्होंने माउंट आबू पर इस प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। और भीम प्रथम ने ही सोम मंदिर को, जो कि पहले लकड़ी का था, उसको फिर ईंटों से निर्मित कराया। ईंटों से निर्मित हुआ, उसके बाद उसे पत्थर से निर्मित करवाया था। और जय सिंह सिद्धराज इस वंश का एक सबसे महान शासक था। और इसी के दरबार में ही प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र जी थे। और जय सिंह ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया था और आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण भी करवाया था, जहाँ उसने हाथियों पर अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के वंश। अब पढ़ते हैं बंगाल के वंश के बारे में, जो कि बंगाल के वंश में 2 वंश इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो पहला वंश है वो है पाल वंश। तो पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो जैसा कि हमने हर्षवर्धन के में पढ़ा था कि हर्षवर्धन के टाइम पर बंगाल के शासक थे गौड़ नरेश शशांक, जिनको फिर हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मा के साथ संधि करके परास्त किया था। उसके बाद शशांक की मृत्यु और हर्षवर्धन के पश्चात बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बिगड़ गई थी, जिसके बाद इस अव्यवस्था को अंत करने के लिए सभी सरदारों और सामंतों ने गोपाल को अपना राजा चुना। तो पाल वंश का जो श्रेय है वो गोपाल को ही जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये। गोपाल ने बंगाल का एकीकरण किया और मगध को अपने अधीन ले लिया। उसके बाद इसने बिहार शरीफ के निकट ओदंतपुरी विहार की स्थापना करी थी। नेक्स्ट पॉइंट, धर्मपाल, जो कि गोपाल के ही पुत्र थे। इनके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और इस संघर्ष में धर्मपाल विजयी हुआ। इसने विक्रमशिला की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया, यानी रिपेरेशन कराया इसका। और देवपाल आगे चल के एक शासक हुए जिनका शासनकाल 810 से 850 ईस्वी है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने उड़ीसा व असम को जीता और प्रतिहार राजा भोज, जो जिनका नाम मिहिर भोज था,
उनको और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो शासक बने वो थे महिपाल, जिनको राजेंद्र चोल ने आक्रमण कर पराजित कर दिया था। जो महिपाल थे उन्होंने बौद्ध भिक्षुक अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा था। और उस टाइम पे पाल वंश के जो संबंध थे वो साउथ ईस्ट एशियाई देशों के साथ थे, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। और इन दिनों वहाँ पर शैलेंद्र साम्राज्य का वर्चस्व था, और उनका साम्राज्य जो था वो मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। वो भी बौद्ध शासक थे, मतलब शैलेंद्र शासक भी बौद्ध थे। और उन्होंने अपने कई दूत देवपाल के दरबार में भेजे हुए थे। नेक्स्ट वंश पढ़ेंगे सेन वंश। तो नेक्स्ट वंश है सेन वंश। तो पाल वंश के पतन के बाद सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना करी। इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम था बल्लाल सेन। इसको बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय जाता है। बंगाल सेन के ही आगे चल के उत्तराधिकारी जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, जिनका शासनकाल 1178 से 1205 ईस्वी तक था। इन्होंने अपनी नई राजधानी लक्ष्मणवती, जिसका नाम लखनौती भी था, की स्थापना करी, जो कि पुरानी राजधानी गौड़ के निकट थी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध सुशोभित थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि गीत गोविंद हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। जैसा कि आज हमने उत्तर भारत के जितने भी प्रसिद्ध राजपूत वंश थे और बंगाल के जितने भी वंश थे उनको देख लिया है, और आने वाले वीडियो में अब हम मध्य एवं दक्षिण भारतीय राज्य में जो भी वंश थे गुप्तोत्तर काल में उसके बारे में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कोई इस वीडियो को लेकर सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिसका नाम है कंप्लीट जीएस। धन्यवाद।